नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी अपने फेवरेट मुस्लिमों वाला दांव अब बिहार में भी चलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। तो जो बहुत पसंदीदा मुस्लिम हैं बीजेपी के, उनको साधने की कोशिश की जा रही है और प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, सम्मेलन शुरू हो चुका है। इससे पहले भी हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे सम्मेलन देखे, उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ तब हमने ऐसे सम्मेलन देखे, और ये पिछले कुछ सालों में बीजेपी के फेवरेट मुस्लिम बने हैं। और ये कौन से मुस्लिम हैं पसमानदा मुसलमान, जो कि पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, गरीब हैं, जिनको उच्च कोटि वाले मुसलमानों ने वो इज्जत नहीं दी, उस तरीके के उनका साथ नहीं निभाया। तो बीजेपी अब उनको साध रही है, उनको खींच रही है। अब लोकसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में उनका क्या असर पड़ा था, इस पर भी चर्चा करेंगे, और बिहार में उसका क्या असर पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिहार से ही आने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो आपने बिहार विधानसभा चुनाव को तो अभी देख ही रहे हैं, लोकसभा चुनाव देखिए और उससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव देखिए। इन्हीं पसमानदा मुसलमानों के पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ी थी, खूब सम्मेलन करवाए गए, लेकिन परिणाम आपके सामने थे। उसी तरीके का असर बिहार में, या बिहार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं बीजेपी को इनके सहारे? पसमानदा मुसलमान जो है बिहार की राजनीति में अभी बहुत पसंदीदा है। पसमानदा को भी लग रहा है, पसमानदा मुसलमानों को लग रहा है कि वे बिहार के किंग मेकर हो सकते हैं। उनके किसी की सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। क्योंकि बिहार में जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 70 से 80% पसमानदा या इनके जैसे मुसलमानों की संख्या है। 20% ही अगड़े होंगे मुसलमान, सैयद, शेख, पठान वगैरह जो है। बाकी जो है अफजाल वगैरह जो है, इन लोगों की संख्या बड़ी है। तो पसमानदा मुसलमानों को लगता है कि वे किंग मेकर हो सकते हैं। और अभी तक की बिहार की जो राजनीति रही है उसमें मुसलमानों को जो हिस्सा मिला है, राजनीतिक जो हिस्सेदारी मिली है, वो सिर्फ अगड़े मुसलमानों को मिला है, पसमानदा को नहीं मिला है। तो पसमानदा के भीतर राजनीतिक तौर पर बेचैनी है, और उस बेचैनी को जो तुष्ट करेगा, जो पुष्ट करेगा, जो संतुष्ट करेगा, उसके साथ पसमानदा आज की तारीख में जाने को तैयार दिख रहे हैं। हालांकि किस दल के साथ वे जाएंगे कहना मुश्किल है। और यह भी तय है कि अभी भारी रुझान जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, एक कोशिश कर रही है जो उत्तर प्रदेश में उसने किया, जो महाराष्ट्र में उसने किया, जो अन्य राज्यों में उसने करने की कोशिश की है कि कुछ जो सॉफ्ट मुसलमान हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, पसमानदा जो है उनको अपने पाले में लाया जाए। लेकिन बिहार में अभी भी पसमानदाओं का बड़ा रुझान आरजेडी की ओर है, कांग्रेस की ओर है, या इंडिया ब्लॉक के जो दल है उनकी ओर है। उसमें माले को भी आप शामिल कर सकते हैं। बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा खेमा, पसमानदा में मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा खेमा वो माले के प्रति रुझान रखता है। तो ऐसी स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी वही तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो तिलिस्म तोड़ने की कोशिश कर रही है जो इंडिया ब्लॉक ने बना रखा है पसमानदा मुसलमानों के भरोसे। कभी जनता दल यूनाइटेड 80% अगर पसमानदा मुस्लिम बिहार में आपको दिख रहे हैं, अगर उनमें से आधे भी तोड़ लेती है बीजेपी, तो क्या समीकरण बदल जाएगा? इससे पहले हमने बहुत एमवाई समीकरण बिहार में देखा, यूपी में देखा। बिहार में एमवाई समीकरण जब लालू के लिए था तो उस वक्त लौकुश समीकरण हमने देखा, नीतीश कुमार की तरफ था, उसकी बहुत चर्चा हुई। क्या 80% को तोड़कर 40% भी अगर पसमानदा खींच ले आए बीजेपी वाले, तब पूरी तस्वीर बदल कर रख देंगे? तब तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। शायद विपक्ष भी न बचे। जो लोकसभा में पिछली बार के लोकसभा में जो स्थिति बनी थी कि विपक्ष ही नहीं बचा था। अगर पसमानदा मुसलमान, मैं नहीं कह रहा हूं कि आ रहे हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी 40% पसमानदाओं का, 50% पसमानदाओं का वोट अगर अपने पाले में खींच लेने में कामयाब हो जाती है, तो यकीन मानिए बिहार में शायद विपक्ष नहीं बचेगा। आरजेडी जैसी पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस जो मुसलमानों के सहारे फिर से बिहार की राजनीति में उफान पैदा करना चाहती है, वो उस कांग्रेस का नामलेवा तक नहीं बचेगा। सीमांचल की राजनीति में जहां महागठबंधन बेहद मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, उस क्षेत्र में यकीन मानिए इन पार्टियों का दबदबा खत्म हो जाएगा।
चाहे वो अच्छा, कांग्रेस आपने हो, आरजेडी सीमांचल हो, का माले जिक्र हो। किया तो खबर एक बीच में यह भी है कि पिछली बार सीमांचल में शानदार प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम के साथ अब की गठबंधन भी संभव होता दिख रहा है क्या आरजेडी का? हालांकि कांग्रेस बच रही है। कांग्रेस बच रही है। देखिए, एआईएम जीत करके भी 3-4 सीटें आएंगी, तो आरजेडी और कांग्रेस मान करके चलती है कि जीत करके आइए लेकिन बाद में हमारे साथ ही रहिएगा। बिहार में बिहार में नहीं, मतलब देश भर में उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो जीतती है। आसपास के जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में 3-4 सीटें, 5 सीटें, 6 सीटें, 7 सीटें तक जीत जाती है। लेकिन जीत करके तो आ जाती है बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन 2 महीने के भीतर ही उनके पार्टियों के सभी विधायक पाला बदल लेते हैं या अधिकांश पाला बदल लेते हैं, पार्टी टूट जाती है। एआईएम के साथ भी वही हुआ, बिहार में हुआ था पिछली बार। ये 4 इनके जो विधायक जीत करके आए, बाकी चले गए इधर उधर, जनता दल यूनाइटेड में कुछ चले गए, कुछ आरजेडी में चले गए। तो वैसा ही होगा, अगर जीत करके भी आए, दर्जन भर से कम अगर जीत करके ये लोग आएंगे, दर्जन भर जीत करके आए तब तो ठीक है। अगर उससे कम सीट जीत करके आए तो इनको तोड़ लिया जाएगा, और टूट करके जाएंगे भी किधर? भारतीय जनता पार्टी की ओर नहीं जाएंगे ये लोग, जनता दल यूनाइटेड की ओर जा सकते हैं अगर जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन की ओर रहेगा तब। तो इन लोगों को बहुत लगता है कि ठीक है ये लोग प्रदर्शन कर भी लेंगे, ठीक ठाक प्रदर्शन कर भी लेंगे तो ये सीट हमारी ही, आपस में फिर बाद में बांट लेंगे, वो स्थिति है जी। अच्छा, एक स्थिति ये भी अगर आप देखिए, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर तो बवाल चल रहा है, प्रदर्शन कर हो रहा है, आरजेडी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पसमानदाओं पर नजर बनाए हुए, तो ये भी पसमानदा वर्सेस वक्फ बोर्ड भी एक कुछ दिख रहा है क्या बिहार में? देखिए, पसमानदा वर्सेज वक्फ बोर्ड कोई तो मामला नहीं बन रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के जो उफान पैदा तेजस्वी यादव ने किया है, भाई ये देखिए गांधी मैदान में कितनी भीड़ थी, बड़ा हुजूम खड़ा था, हाँ, और लोग जोश में थे। तो उस जोश को काउंटर करने के लिए एक राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अहम प्रयास कर रही है, और उस अहम प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास है कि किसी तरीके से पासमानदाओं को तोड़ा जाए, और वो टूट सकते हैं। पासमानदाओं का बहुत विकास नहीं हुआ है लालू यादव के राज में, जनता दल यूनाइटेड के राज में, तो वो लोग मान करके चलते हैं कि कोई नया गारंटर बने इस स्टेट में जो उसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी की गारंटी दे, पॉलिटिकल तरीके से डेवलप करने का तरीका बतलाए, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, प्रशांत किशोर की पार्टी हो सकती है, लोजपा हो सकती है, अन्य पार्टियां हो सकती हैं। तो पासमानदा के जो लोग हैं वो इस तरीके से इस चुनाव में शायद देखते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अंतिम दिनों में ये क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि देखिए पासमानदाओं की सबसे बड़ी आबादी सीमांचल में है। अगर वहीं तो ओवैसी ने बेहतर प्रदर्शन किया पिछली बार, वहीं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया, माले भी वहां जीत जाती है, आरजेडी भी ठीक ठाक। तो अगर वहां से पासमानदा टूट जाते हैं तो महागठबंधन का गढ़ ही टूट जाएगा, और ऐसी स्थिति में इनके पास बचेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि कॉर्नर पर चोट किया जाए, और वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है जहां चोट भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो पासमानदाओं पर। पासमानदाओं की एक बड़ी मांग है कि उनको आरक्षण दिया जाए, उनको एससी में शामिल करके उनको आरक्षण दिया जाए। ओबीसी के तर्ज पर मिल जाता है, एससी के तर्ज पर शामिल करके आरक्षण दिया जाए। अगर कोई पार्टी इस तरीके से दावा कर देती है कि सरकार बनने के बाद हम आपको एससी में शामिल कर लेंगे, आपकी कुछ जातियों को, पासमानदा की कुछ जातियों को, तो उसकी ओर निश्चित तौर पर एक पासमानदाओं का झुकाव बनेगा। जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की कि हम आपको आबादी के आधार पर सीट देंगे, तो उनकी ओर भी मुसलमानों का एक रुझान बनता हुआ दिख रहा है, शुरुआती रुझान दिख रहा है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी एक कवायद कर रही है कि अगर प्रशांत किशोर की ओर शुरुआती रुझान पासमानदाओं को हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और उसी पर काम करने की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है और लगातार काम किया जा रहा है। सम्मेलन भी शुरू हो चुका है, पसमानदा मिलन सम्मेलन, उसमें आपको सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के और तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। तो ये मुसलमानों को भी खींचने का एक बड़ा प्रयास दोनों तरफ चल रहा है। एक तरफ वो बोर्ड के नाम पर तेजस्वी अपनी तरफ कुछ मुस्लिमों को खींच रहे हैं, तो पसमानदाओं की तरफ पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की चल रही है। अब कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, नवंबर का महीना बताएगा, जब चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे उस वक्त। बाकी अपडेट आपको यहाँ पर हर एक मिलेगी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और देश और दुनिया की। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा को विस्तार देने के लिए, बाकायदा शानदार तरीके से समझाने के लिए कि पसमानदा का क्या कुछ खेल बिहार में चल रहा है।
बाकी अभी जो सम्मेलन हुआ था बीजेपी की तरफ से, उसके बाद पसमानदा मुस्लिमों ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हम लोग को हक नहीं मिल रहा था जो मोदी सरकार हक दे रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे 2 बार चर्चा की है, तो हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या लगता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के वो कौन है? वो लोग तो आरजेडी के लोग हैं ना। वो प्रोटेस्ट जो कल था इमारत सरिया का वक्फ बोर्ड के लिए, वो तो आरजेडी का था। वहाँ जो नमाज से पहले बोला गया कि वजू बना के आना है, तो तेजस्वी यादव मंच पर चढ़े थे। अब वजू बना के वो गए कि नहीं तो वो लोग बतावेंगे। और इमारत सरिया के जो सदर है वली रहमानी साहब, वो तो पहले अमेरिका में रहते थे, अब उनको याद सता रहा है बिहार में आने का, ताकि वक्फ बोर्ड के आड़ में संपत्ति जो है वो बहुत बना चुके हैं। और जो भू माफिया है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुसलमान समुदाय के कुछ लोग को गुमराह करके ला रहे हैं कि तुम्हारा मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये पूरा समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग। मोदी जी जो ये बिल लाए हैं, इससे हम लोग समर्थन है, संतुष्ट हैं। नहीं, उनको गलतफहमी है, उनको घुमाया जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का वो शिकार हो रहे हैं। उनको समझना है, जितना जल्द वो समझ जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, कल का जो प्रोटेस्ट था, वो जो मंच था, पूरी तरह से संविधान विरोधी मंच था। शरिया की वकालत करने वाले लोगों का मंच था। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कानून के तौर पर सदन में पास किया गया है और सदन संविधान से चलता है। संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता की नीति के तहत जो है इस कार्यक्रम को रचा। लेकिन जो पसमानदा समाज है, जो देश का आम मुसलमान है, वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ़ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून बना है उससे सीधा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है। और देश का मुसलमान, देश का पसमानदा समाज संविधान से चलने वाला है, ना कि शरिया कानून से चलने वाला है। उन लोगों को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से संविधान को चुनौती दी, जिस प्रकार से संविधान के द्वारा निर्मित कानून को ललकारा है, वो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी बिहारी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति वो संविधान से बंधा हुआ है और संविधान के अनुरूप ही चलेगा। तो ऐसे लोग जो संविधान को ललकारते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, ऐसे लोगों का पूरी तरह से पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। वो सिर्फ ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोग्राम था और कुछ नहीं था। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ये पूरा वक्फ बिल जो है पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अब तक के जो वो लोग भाई भतीजावाद चला रहे थे कि थोड़ी सी ज़मीन भाई साहब को अलॉट कर दिया, कुछ दामाद को कर दिया, कुछ भतीजा को कर दिया, इससे जो करते थे वो बंद हो जाएगा। अब उन संपत्तियों पर सरकार की नज़र होगी, उस पर अब ऐसी भवनें बनाई जाएं जिससे पसमानदा समाज को शिक्षा में, हेल्थ में, हर डिपार्टमेंट में लोगों को लाभ पहुंचे। असल में दरअसल मुसलमानों का हक नहीं छीना जा रहा है। वो जो उन संपत्तियों को जो अपने लोगों को बांट सकते थे वो बांट नहीं पाएंगे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं।